केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में उठाया बड़ा कदम। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने आगामी 5 वर्षों में 4 करोड़ अनुसूचित छात्रों को 59,000 करोड़ रुपए की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति दी जाएगी। देश में कोरोना के कुल सक्रिय मामलों में गिरावट जारी है। वहीं ब्रिटेन में पाए गए कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के मद्देनजर स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की नई एसओपी। जम्मू कश्मीर के जिला विकास परिषद चुनाव में भाजपा को मिली बड़ी सफलता। चुनावी नतीजों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी भाजपा। और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मिशन रोजगार अभियान के तहत संगठित क्षेत्र के साथ साथ असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान कराना उनकी सरकार की है प्राथमिकता। नमस्कार, मैं हूं समरीन सिद्दीकी और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति छात्रों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए हैं। 5 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक छात्रों के लिए 59,000 करोड़ रुपए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दी गई है। केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति छात्रों की शिक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया है। नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 5 सालों में 4 करोड़ से ज्यादा छात्रों के लिए 59,000 करोड़ रुपए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने बताया कि इसमें से 60% खर्च यानी 35,534 करोड़ रुपए केंद्र सरकार करेगी और बाकी का खर्च राज्य सरकारें वहन करेंगी। केंद्र के हिस्से वाली छात्रवृत्ति की धनराशि छात्रों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से सीधे डाली जाएगी। ये डीबीटी पद्धति से छात्रों के सीधे अकाउंट में जाएगी। राज्य सरकार से हम छात्रों की सूची मंगाएंगे। उनकी सूची और अकाउंट नंबर आने के बाद हम राज्यों से कहेंगे कि वो 40% धनराशि उनके अकाउंट में डाले और जैसे ही वो धनराशि डालेंगे केंद्र सरकार तुरंत उसमें इस प्रकार की जो राशि बनती है केंद्र से वो उनके अकाउंट में डालेंगे। इस योजना से अनुसूचित जाति के छात्रों को कक्षा 11वीं से शुरू होने वाले मैट्रिक के बाद के किसी भी पाठ्यक्रम को जारी रखने में मदद मिली है। इस योजना में सरकार शिक्षा की लागत वहन करती है। एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने दिल्ली की अनियमित कॉलोनियों में रहने वालों को कानूनी संरक्षण अगले 3 साल तक जारी रखने का फैसला लिया है। इससे संबंधित अध्यादेश को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि दिसंबर 2020 में इसकी मियाद खत्म हो रही है, जिसे अब 3 साल के लिए बढ़ाया गया है। वर्तमान में यह कानून एनसीटी ऑफ दिल्ली कानून के नाम से जाना जाता है। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली लॉ ये 2014 में समाप्त हुआ। हमने 2014 में उसको 3 साल के लिए आगे बढ़ाया, यानी ज्यादा मुदत दी 3 साल। फिर उसके बाद फिर से एक बार 2020 तक दी। अब चूंकि शीतकालीन सत्र नहीं हो रहा है तो उसके लिए और 3 साल देने का अध्यादेश को आज मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने अपने अन्य फैसलों में भारत और फिलीपींस, भारत और अफगानिस्तान के बीच संशोधित वायु सेवा समझौते पर हस्ताक्षर को भी मंजूरी दी है। इससे दोनों पक्षों के बीच बिना किसी रुकावट के आर्थिक संपर्क का माहौल बनेगा, जिससे बेहतर हिफाजत और सुरक्षा सुनिश्चित होने के साथ ही व्यावसायिक अवसर भी उपलब्ध होंगे। दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, पर्यटन और सांस्कृतिक आदान प्रदान में वृद्धि की संभावना भी है। मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस से की अपनी प्रतिबद्धता और फिल्म जगत से जुड़ी संस्थाओं में बड़े सुधारों के साथ कैबिनेट ने अहम फैसले लिए हैं। एनएफडीसी के तहत अब 4 संस्थाएं होंगी जो बेहतर समन्वय सुनिश्चित करेंगी। फिल्मी दुनिया की हस्तियों समेत उद्योग जगत ने भी इन फैसलों का स्वागत किया है। गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की प्रतिबद्धता को और मजबूत करते हुए केंद्र सरकार ने सूचना प्रसारण मंत्रालय के साथ एक अहम फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में बुनियादी ढांचा, मानव शक्ति और अन्य संसाधनों को युक्ति संगत बनाकर 5 फिल्म मीडिया इकाइयों के विलय को मंजूरी दी गई। मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ एनएफडीसी का विस्तार करके अपनी 4 मीडिया इकाइयों, फिल्म डिवीजन, फिल्म समारोह निदेशालय, भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार और बाल फिल्म सोसाइटी के विलय को हरी झंडी दे दी गई है।
इनके द्वारा अब तक किए जा रहे सभी कार्यों को एनएफडीसी द्वारा एक निगम के अंतर्गत आगे बढ़ाया जाएगा। सभी जो काम चल रहे हैं, यानी जो फिल्म्स डिवीजन काम कर रही है, जो चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी काम कर रही है, जो डायरेक्टर फिल्म फेस्टिवल काम कर रहा है, जो एनएफआई काम कर रहा है, वो सारे काम चलते रहेंगे, वो नहीं बंद होंगे। संस्था जो अलग अलग थी उसके जगह एक संस्था होगी। फिल्म मीडिया इकाइयों के एक नियम के अंतर्गत विलय से कार्यों और साधनों में एक रूपता आएगी और बेहतर समन्वय स्थापित होगा। कारोबारी जगत ने फैसले का स्वागत किया है। सीआईआई ने कहा, फिल्म क्षेत्र की मीडिया यूनिट्स को एकल निकाय में एकीकृत करने का सरकार का फैसला सही दिशा में सुधार है। ये फैसला न सिर्फ इस क्षेत्र में तालमेल लाएगा, बल्कि क्षेत्र के विकास को और अधिक सुविधाजनक बनाएगा। कैबिनेट के फैसले का स्वागत करते हुए फिक्की ने कहा है कि फिल्म क्षेत्र की मीडिया इकाइयों को एक एकल निकाय में एकीकृत करने के सरकार का कदम सराहनीय है। ये फैसला मीडिया क्षेत्र की कार्यक्षमता, तालमेल और विकास को बल देगा। ये सही दिशा में सुधार है। फिल्म जगत ने भी फैसले का स्वागत किया है। अभिनेता अनिल कपूर ने ट्वीट कर कहा, मैं फिल्म मीडिया इकाइयों के विलय के सरकार के फैसले का स्वागत करता हूं। ये इकाइयां भारतीय फिल्म उद्योग की चैंपियन रही हैं। इनके विलय से कार्यकुशलता आएगी और नई रचनात्मक ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। फिल्म निर्माता मधुर भंडारकर ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा, फिल्म क्षेत्र में तालमेल लाने के लिए एमआईबी द्वारा ये एक बड़ी पहल है। ये भारत को देश के अंदर और विश्व स्तर पर अपनी सॉफ्ट पावर क्षमता का उपयोग करने में सक्षम बनाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी के नेतृत्व में ये एक बड़ी पहल है। फिल्म निर्देशक बॉनी कपूर ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि ये पूरे मनोरंजन जगत के लिए स्वागत योग्य कदम है। प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने भी केंद्र के फैसले का स्वागत किया है। तमाम और संगठनों और कलाकारों ने फैसले का स्वागत किया। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में डायरेक्ट टू होम यानी डीटीएच सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने हेतु दिशा निर्देश में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। आज के निर्णय से ये गाइडलाइन में बदलाव करके कॉमर्स मिनिस्ट्री जैसी ही गाइडलाइन अब यहां रहेगी, जो पहले बजट अनाउंसमेंट थे उसकी पूर्ति है, और इस क्षेत्र को भी 100% एफडीआई में के लाया है। डीटीएच क्षेत्र को 100% एफडीआई में लाया गया है। पहले कॉमर्स मिनिस्ट्री ने 100% विदेशी निवेश को मंजूरी दी थी, लेकिन सूचना प्रसारण मंत्रालय के नियमों के कारण ये पूरी तरह लागू नहीं हो पा रहा था। कैबिनेट के नए फैसले के बाद इसे पूरी तरह लागू करने का रास्ता साफ हो गया। इसके लिए अब 20 साल का लाइसेंस मिलेगा और रिन्यूअल 10 साल में होगा। ट्वीट में सीआईआई ने डीटीएच के क्षेत्र में लिए गए फैसले का भी स्वागत करते हुए कहा है कि भारत में डीटीएच सेवा उपलब्ध कराने के लिए दिशा निर्देश में संशोधन का कैबिनेट का फैसला स्वागत योग्य है। कोरोना के खिलाफ देश की जंग जारी है। एक और कुल सक्रिय मामलों में जहां गिरावट का रुख जारी है, वहीं कोरोना वायरस का नया रूप सामने आने के मद्देनजर स्वास्थ्य मंत्रालय ने एसओपी जारी की है। कोरोना के नए रूप से दुनिया भर के देशों में दहशत है। अब तक करीब 40 देशों ने ब्रिटेन से आने जाने पर यात्रा पर प्रतिबंध लगाए हैं। ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया रूप सामने आने के बाद दुनिया के सामने एक नया संकट पैदा हो गया है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस का ये नया रूप और ज्यादा तेजी से फैल रहा है। हालांकि भारत में कोरोना का ये नया रूप अभी तक नहीं मिला है और स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इससे घबराने की बात नहीं है और लोगों को बस सतर्क रहने की जरूरत है। केंद्र सरकार ने ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया रूप सामने आने के मद्देनजर एसओपी जारी की है। एसओपी के अनुसार ब्रिटेन के विभिन्न हवाई अड्डों से 21 दिसंबर से 23 दिसंबर 2020 की अवधि के दौरान भारत आने वाले सभी यात्रियों के लिए भारत आने पर आरटीपीसीआर जांच अनिवार्य होगी। संक्रमित पाए गए यात्रियों को संस्थानिक पृथकवास केंद्रों में अलग कक्षों में भेजा जाएगा। जीनोम अनुक्रम विश्लेषण को लेकर नमूनों को एनआईवी, पुणे या किसी उपयुक्त प्रयोगशाला में भेजने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। एसओपी में कहा गया है कि जीनोम अनुक्रमण में कोरोना वायरस के नए स्वरूप का पता लगने पर मरीज को पृथकवास के अलग कक्ष में ही रखा जाएगा। जिन यात्रियों में संक्रमण की पुष्टि नहीं होगी, उनकी सूची एकीकृत बीमारी निगरानी कार्यक्रम यानी आईडीएसपी के साथ साझा की जाएगी। ऐसे यात्रियों को भी घर पर पृथकवास में रहने की सलाह दी जाएगी। ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिलने के बाद से भारत के कई राज्य भी अतिरिक्त सतर्कता बरत रहे हैं। कर्नाटक में बुधवार से 2 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लगने जा रहा है। महाराष्ट्र में भी रात 11 बजे से रात्रि कर्फ्यू का फैसला पहले ही हो चुका है।
इस बीच भारत में कोरोना के कुल सक्रिय मामलों में गिरावट का रुख जारी है। देश में कुल सक्रिय मामले इस समय 2,89,240 हैं। कुल पॉजिटिव मामलों में सक्रिय मामलों की हिस्सेदारी 2.86% तक सिमट गई है। रोजाना आ रहे मामलों की तुलना में ठीक होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ठीक होने वालों की संख्या इस समय 96,63,382 पहुंच गई है। रिकवरी दर बढ़कर 95.69% हो चुकी है। देश में कुल कोविड जांच 16,68,68,721 हो गई है। उधर कोरोना के नए रूप से दुनिया भर के देशों में दहशत है। ब्रिटेन में इस नए रूप के सामने आने के बाद दुनिया भर के देश कड़े कदम उठा रहे हैं। अब तक करीब 40 देशों ने ब्रिटेन से आने जाने पर प्रतिबंध लगाए हैं। इन प्रतिबंधों में उड़ानों पर रोक के साथ ही मालवाहक ट्रकों पर रोक शामिल है। अमेरिकी सरकार ब्रिटेन से आने वाले सभी यात्रियों के लिए यात्रा से 72 घंटे पहले ही कोविड नेगेटिव रिपोर्ट रखना जरूरी करने पर विचार कर रही है। ब्रिटेन की सरकार ने शनिवार को त्योहार के दौरान लोगों की भीड़ इकट्ठा नहीं हो, इसके लिए टियर 4 स्तर का लॉकडाउन लगाया था। क्रिसमस त्योहार से पहले कोरोना वायरस के नए स्वरूप के पाए जाने के कारण लंदन की सड़कें और दुकानें एक बार फिर से खाली नजर आ रही हैं। इस बीच जर्मनी की दवा कंपनी बायोएनटेक कोविड-19 वैक्सीन की प्रभावशीलता पर परीक्षण कर रही है। बायोएनटेक कंपनी के सीईओ उगूर सहीन ने कहा कि अगले 2 सप्ताह के भीतर इसके परिणाम आने की उम्मीद है। हमें विश्वास है ये टीका कारगर साबित होगा, क्योंकि पिछले समय में हमने विभिन्न प्रकार के म्यूटेशन के साथ 20 से अधिक वायरस वेरिएंट का परीक्षण किया है। टीका प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को प्रेरित करता है, जो इतना व्यापक है कि इस वायरस प्रोटीन में कई स्थानों पर हमला करता है। 99% वायरस प्रोटीन में कोई बदलाव नहीं आता। इसमें 1% या उससे भी कम बदलाव होता है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि वैक्सीन इससे मुकाबला कर सकता है, लेकिन हमें प्रयोग करने होंगे। साल के अंत तक यूरोप के देशों में बायोएनटेक कंपनी 12.5 मिलियन वैक्सीन उपलब्ध कराने की तैयारी में है। वहीं फाइजर और बायोनेट ने अगले साल अगस्त महीने तक वैश्विक स्तर पर 1.3 बिलियन खुराक के उत्पादन करने की उम्मीद जताई है। किसानों के आंदोलन के बीच में नए कानून के पक्ष में विभिन्न किसान संगठन सामने आ रहे हैं। किसानों के कई प्रतिनिधि मंडलों ने कृषि मंत्री से मुलाकात कर करीब 3,13,000 किसानों के हस्ताक्षर वाला समर्थन पत्र सौंपा है। कृषि मंत्री ने फिर दोहराया कि सरकार किसानों की हर समस्या का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं किसान दिवस के अवसर पर देश में अन्नदाता के योगदान को याद किया गया। राजधानी दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों का आंदोलन जारी है। वहीं तमाम किसान संगठन भी नए कृषि कानूनों के समर्थन में आ गए हैं। किसान कानूनों के पक्ष में बुधवार को किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने कृषि मंत्री से मुलाकात की। CNRI के बैनर तले विभिन्न किसान संगठनों ने कृषि मंत्री से मिलकर तकरीबन 3,13,000 किसानों के हस्ताक्षर वाला समर्थन पत्र सौंप दिए। सभी विद्वानों के मतानुसार भी ये कृषि सुधार कानून लाए गए हैं। आज देश में देश का अधिकांश भाग कानूनों का समर्थन कर रहा है। मैं पूरी तरह आशावान हूँ कि हमारे किसान यूनियंस चर्चा करेंगे। भारत सरकार पूरी तरह वार्ता के लिए उनके साथ तैयार है और मुझे पूरी आशा है कि जल्दी ही वो विचार करके निर्णय करके हम तक इसकी सूचना देंगे और हम तत्परता से उनसे वार्ता करेंगे और मुझे आशा है कि हम लोग समाधान की ओर अग्रसर होंगे। कृषि मंत्री से मुलाकात में किसानों ने कहा कि किसान कानून कृषि के हित में है और किसी भी दबाव से इसे वापस नहीं लिया जाना चाहिए। पूरा एक बार इसको सभी को समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए और उसमें जहाँ तक हमारी संभावना है वो लाभ की है संभावना। किसानों के लिए लाभ का है कानून। नहीं, हमें लगता है कि जो अभी कानून बन रहा है उसमें फायदा ज़्यादा होगा और मंडियाँ तो बंद नहीं होने वाली है। सरकार जो कर रही है वो सही है, मंडियों में सुधार होना चाहिए। देश में बुधवार को राष्ट्रीय किसान दिवस मना। देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के मौके पर हर साल 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है।
जिन्होंने अपने कार्यकाल में कृषि क्षेत्र के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और किसानों के हित के लिए कई किसान हितैषी नीतियों का मसौदा तैयार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को उनकी जयंती पर याद किया। उन्होंने ट्वीट करके कहा, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। वे जीवन भर गांवों और किसानों के विकास के लिए समर्पित रहे, जिसके लिए सदैव उनका स्मरण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को उनकी जयंती पर नमन किया। राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके कहा कि आज किसान दिवस के अवसर पर मैं देश के सभी अन्नदाताओं का अभिनंदन करता हूं। उन्होंने देश को खाद्य सुरक्षा का कवच प्रदान किया है। कृषि कानूनों को लेकर कुछ किसान आंदोलनरत हैं। सरकार उनसे पूरी संवेदनशीलता के साथ बात कर रही है। मैं आशा करता हूं कि वे जल्दी ही अपने आंदोलन को वापस लेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसान दिवस के मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नए कृषि कानून किसानों के हित में हैं, लेकिन विरोधी दल किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपए सीधे उनके खाते में दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे और किसानों से संवाद करेंगे। 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपया एक बटन दबाकर 2 घंटे के भीतर 9 करोड़ किसानों को उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहेंगे। इन सब के बीच दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसान तीनों कानूनों को रद्द करने की अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। किसानों के आंदोलन से दिल्ली के साथ साथ नोएडा और गाजियाबाद के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जम्मू कश्मीर के डीडीसी चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और कांग्रेस को मिलाकर भी बीजेपी को ज्यादा वोट मिले हैं। रविशंकर प्रसाद ने इस प्रधानमंत्री की सोच और नई उम्मीदों का जीत कहा है, तो अमित शाह ने कहा कि इससे जम्मू कश्मीर के लोगों में लोकतंत्र का यकीन बढ़ा है। ये लोकतंत्र और आशा की जीत है। ये कश्मीर के भविष्य की सोच की जीत है। ये आतंक के सौदागरों को करारा जवाब है। ये अलगाववादियों और आतंकियों के मुंह पर तमाचा है। ये तिरंगा फहराने से इनकार करने वालों का इनकार है। जम्मू कश्मीर के डीडीसी चुनाव में कश्मीर में खिले कमल और पूरे राज्य में शानदार प्रदर्शन से गदगद भाजपा अपनी सफलता को इसी अंदाज में बयान करते हुए विरोधियों पर हमलावर है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए गुपकार को एक कमजोर दलों का गठबंधन बताया। तो वहीं डीडीसी चुनाव के भाजपा प्रभारी अनुराग ठाकुर ने कहा कि गुपकार गैंग में बहुत से दल इकट्ठा होकर भी भाजपा और मोदी जी को चुनौती नहीं दे पाए। घाटी में कमल अपने वजूद पर खिला है। बीजेपी पूरे स्टेट में सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई है। बीजेपी के 4,87,364, इसकी तुलना में आप एनसी के 2,82,000, पीडीपी के 55,000 और कांग्रेस के 1,39,000 को जोड़ दें तो बीजेपी का वोट इन तीनों से ज्यादा है। जम्मू कश्मीर में नया नाम गुपकार गैंग के रूप में दिया गया। बहुत सारे दल इसमें इकट्ठे हुए, लेकिन ये सब इकट्ठे होकर भी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को चुनौती नहीं दे पाए। इन चुनावों में भी जो आंकड़े मैं आप सबके सामने रखने जा रहा हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी को इन चुनावों में 75 सीटें मिली, जो सबसे ज्यादा है। जम्मू कश्मीर डीडीसी के 280 सीटों पर हुए चुनाव में से 278 सीटों के आए नतीजों में भारतीय जनता पार्टी अब तक 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वहीं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 67 सीटों पर जीत दर्ज की है। निर्दलीय उम्मीदवारों ने 50 सीटों पर, जबकि महबूबा मुफ्ती की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने 27 सीटें जीती हैं। कांग्रेस ने 26 सीटों पर और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने 12 सीटों पर जीत हासिल की है। भाजपा के शानदार प्रदर्शन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य की जनता का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, डीडीसी चुनाव में शानदार मतदान के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों को बधाई।
मैं इन बहुचरणबद्ध चुनावों के सफलतापूर्वक संचालन के लिए हमारे सुरक्षा बलों और स्थानीय प्रशासन की कोशिशों की सराहना करता हूं। इससे जम्मू कश्मीर के लोगों का लोकतंत्र में यकीन बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जम्मू कश्मीर क्षेत्र की समृद्धि और विकास के लिए अथक प्रयास करते रहेंगे। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो इससे अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे थे। उन्होंने माना कि उनके संगठन में कुछ कमजोरियां हैं जिसे दूर करने की कोशिश की जाएगी। ये चुनाव कई मायने में खास रहा। जम्मू कश्मीर में पहली बार डीडीसी का चुनाव हुआ जिसमें लोगों ने बड़ी संख्या में भागीदारी की, जो ये बताने के लिए काफी है कि ये बदलाव का चुनाव था, ये उम्मीदों और आकांक्षाओं का चुनाव था। और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन रोजगार अभियान के तहत प्रत्येक जनपद में जिला सेवा योजन कार्यालय को केंद्र में रखते हुए व्यापक स्तर पर असंगठित क्षेत्र के कामगारों रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि MSME सेक्टर और एक जनपद एक उत्पाद योजना की तर्ज पर असंगठित कामगारों श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए। असंगठित क्षेत्र के कामगारों श्रमिकों को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा के साथ जोड़ने का व्यापक अभियान चलाया जाए। उन्होंने अधिकारियों को इस संबंध में जनप्रतिनिधियों को जोड़ते हुए उनके मार्गदर्शन और सुझावों को प्राप्त करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री यहां अपने सरकारी आवास पर उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक सेवा योजन एवं रोजगार आयोग की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि संगठित क्षेत्र के साथ साथ असंगठित क्षेत्र के कामगारों श्रमिकों को सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। डिस्ट्रिक्ट बैंकर्स कमेटी की बैठक आयोजित कर बैंकों से बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया जाए। विभिन्न योजनाओं के तहत अधिक से अधिक लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने जनपद स्तर पर रोजगार मेलों व लोन मेलों को आयोजित किए जाने के भी निर्देश दिए। किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर चौधरी चरण सिंह की जन्मस्थली जनपद हापुड़ में किसान सम्मान दिवस के उपलक्ष्य में कृषक गोष्ठी, प्रदर्शनी एवं किसान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा से सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की फोटो पर माल्यार्पण किया। सांसद राजेंद्र अग्रवाल के किसानों, पशुपालन, उद्यान, मत्स्य पालन करने वाले कृषकों को प्रशस्ति पत्र और शॉल देकर सम्मानित किया। कृषक गोष्ठी और किसान मेले में भारी संख्या में किसान भी पहुंचे, जिन्हें कृषि विभाग के वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को विभिन्न प्रकार की जानकारी भी दी गई। वहीं किसान मेले में किसानों के खेती से संबंधित सामग्री लगाई गई। साथ ही सब्जियां, खाद, विभिन्न प्रकार के अचार के स्टॉल लगाकर किसानों को खेती के प्रति जागरूक किया गया। जन्मदिन है और पूरे देश के अंदर इसको किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। यहाँ पर हापुड़ में किसानों की एक ये सभा हो रही है, जिसमें किसानों को विभिन्न जो उनसे संबंधित योजनाएं हैं, खेती को उन्नत करने के लिए जो अनुसंधान के बारे में बताया जा रहा है। ये निरंतर कार्यक्रम चलता है और वास्तव में यदि सरकार की बात करें, हमारी केंद्र सरकार भी और प्रदेश सरकार भी किसानों के हित के लिए समर्पित है। उसी प्रकार के कार्यक्रम निरंतर वो कर रही है। मेरी प्रार्थना है जो आंदोलनरत हमारे किसान भाई हैं वो सरकार पर भरोसा करें, कोई उनकी समस्याएं सरकार को बताएं। हर एक स्तर पर सरकार उनकी समस्या को दूर करने के लिए तैयार है और जो बिल बनाए गए वो किसानों के हित में है। सुल्तानपुर जनपद के करौंदी गांव में अपनी सब्जी संस्था ने किसानों को सस्ती कीमत में शोधित सब्जी के बीज वितरित करने का एक अभिनव प्रयोग शुरू किया है, जिसकी शुरुआत भाजपा विधायक देवमणि द्विवेदी ने की। इस अवसर पर किसानों ने अपने फल व सब्जी का प्रदर्शन भी किया। कार्यक्रम में राष्ट्रपति पदक विजेता कृष्ण प्रसाद यादव, डॉक्टर राम सागर गुप्ता, विजय सिंह, प्राचार्य सुभाष चंद्र यादव, समाज सेवी करतार केशव यादव, डॉक्टर प्रीति प्रकाश समेत बड़ी संख्या में किसान मौजूद थे। विधायक देवमणि द्विवेदी ने कहा कि किसानों को अब खेती के साथ साथ बाड़ी को भी लोकप्रिय बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अपनी सब्जी संस्था के इस अभिनव प्रयोग में रसोई खादों को दूर रखकर सिर्फ देसी खाद का प्रयोग किया जाना चाहिए। कि कम से कम जमीन पर इससे जिसको कहते हैं किचन गार्डन या घर के आगे पीछे भी गांव में जो घर के आसपास भी 1 बिस्वा 2 बिस्वा जमीन भी बनी रहेगी। उससे जो सामान्य सब्जियां पैदा होती हैं उसके 4 गुना 5 गुना पैदाइश का इससे वो होगा और ये स्वस्थ सब्जियां होंगी। इनमें किसी ऑर्गेनिक का ही इस्तेमाल होगा और किसी रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं होगा। तो यह एक स्वास्थ्य के लिए भी, पैदावार अधिक करने के लिए भी, किसानों का मतलब कि
काम आसान करने के लिए भी, उनकी आय दुगना करने के लिए भी हर तरह से यह फायदेमंद चीज़ है। और प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत से प्रेरित होकर वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आयुर्वेद संकाय के द्रव्य गुण विभाग के डॉक्टर अभिषेक गुप्ता ने औषधीय युक्त गुड़ का निर्माण किया है। डॉक्टर अभिषेक ने कुल 7 प्रकार के औषधीय गुड़ बनाए हैं। उन्होंने त्रिकुट गुड़, अश्वगंधा गुड़, सतावरी गुड़, काला तिल गुड़ व श्वेत तिल गुड़ का निर्माण किया है। फूड एंड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट डॉक्टर ऋचा मिश्रा ने बताया कि इनके द्वारा बनाए गए औषधीय गुड़ काफी लाभकारी हैं। उन्होंने कहा कि सतावर का गुड़ स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए काफी फायदेमंद है। वहीं तिल के बने गुड़ भी एनीमिक महिलाओं के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि अश्वगंधा युक्त गुड़ बच्चों को शारीरिक विकास के लिए बहुत अच्छा है। वहीं सतावरी, काला सफेद तिल से बना गुड़ महिलाओं के लिए बहुत फायदेमंद है। वहीं त्रिकुट गुड़ सामान्य बीमारी, सर्दी, जुकाम, खांसी के लिए लाभदायक है। लोगों को स्वस्थ रखे। और जो हमारे भारतीय मसाले हैं, उस समय काढ़ा सभी लोग यूज कर रहे थे, तो उसको सरल रूप में हमने एक अपने आदरणीय गुरुजनों के मार्गदर्शन से गुड़ में कुछ अपने भारतीय मसाले और औषधियों का प्रयोग करके उसमें गुड़ में हमने उनको मिलाया, जिसमें सतावरी है, अश्वगंधा है, सुंठी है, मरीच है, श्याम तिल है, श्वेत तिल है और पिपली है इत्यादि और भी चीज़ें हैं। तो इनको एक उचित मात्रा में रेशियो में बना के गुरुजनों के सहयोग से, उनके आशीर्वाद से हमने एक गुड़ को इसलिए चुना क्योंकि गुड़ सभी लोग यूज करते हैं और यह सभी की पहुंच में है, बहुत महंगा भी नहीं रहता है और इससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे। गुड़ जो अभिषेक जी के द्वारा जो निर्मित है गुड़, वो उसकी बहुत सारी खूबियां हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें जो हमारे जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की तरफ से जो एनीमिया मुक्त भारत की परिकल्पना की जा रही है, वो ये सबसे चीपेस्ट सोर्स है, सबसे अच्छा सोर्स है। इसमें आयरन है, जिंक है, मैग्नीशियम है, जो कि सबसे ज़्यादा इसी की डेफिशिएंसी, इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हमारे इस क्षेत्रों में है। तो सबसे सरल और सबसे सस्ता साधन उपलब्ध है। गुड़ में जो इन्होंने सतावरी और अश्वगंधा का जो मिलाया है, ये इस समय जो प्रेग्नेंट वीमेंस हैं, जो लैक्टेटिंग वीमेंस हैं, जो बच्चों को दूध पिलाने वाली माताएँ हैं, इसका सेवन करने से उन माताओं को जो बच्चे जो उनका दूध पीते हैं, उन बच्चों में भी उनकी जो प्रतिरोधक क्षमता है उनमें काफ़ी अच्छा विकास, बहुत अच्छी वृद्धि हो रही है। तो सही मायने में देखा जाए तो ये गुड़ बहुत ही अच्छा है। जी सर, ये गुड़ जो है ये आयुर्वेदिक गुड़ है। BHU में डॉक्टर अभिषेक गुप्ता जी हैं, उन्होंने ये गुड़ बनाया हुआ है और इस गुड़ का सेवन हम पिछले 1.5 महीने से कर रहे हैं, जो कि काफ़ी लाभप्रद है। इसमें आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ मिलाई गई हैं, कई तरह के गुण हैं इसमें, जैसे कि नॉर्मल सादा गुड़ है जो कि हम डेली रात में रोटी के साथ में सेवन करते हैं, और त्रिकुट गुड़ है जो कि पिताजी भी प्रयोग करते हैं इसका, उनको खांसी वगैरह आ रहा था जिसमें काफ़ी लाभ मिला है। हमें भी गले में खराश वगैरह था, प्रदूषण के कारण जो भी धूल धक्कड़ है उसके कारण से गले में खराश हो गया था, उसमें भी काफ़ी राहत हमें मिला है, अच्छा आराम मिला है। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में उठाया बड़ा कदम। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने आगामी 5 वर्षों में 4 करोड़ अनुसूचित छात्रों को 59,000 करोड़ रुपए की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति दी जाएगी। देश में कोरोना के कुल सक्रिय मामलों में गिरावट जारी है। वहीं ब्रिटेन में पाए गए कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के मद्देनजर स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की नई SOP। जम्मू कश्मीर के जिला विकास परिषद चुनाव में भाजपा को मिली बड़ी सफलता। चुनावी नतीजों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी भाजपा। और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मिशन रोजगार अभियान के तहत संगठित क्षेत्र के साथ साथ असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान कराना उनकी सरकार की है प्राथमिकता। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।